नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी और आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में शहरी विकास वर्ष 2025 का करेंगे शुभारंभ। शहरी विकास गाथा के 20 वर्ष पूरा होने पर होगा भव्य समारोह। जनसमूह को भी करेंगे संबोधित प्रधानमंत्री। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच मिशन के तहत भारत का डिप्लोमेटिक प्रहार जारी। विदेशों में आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश और एकजुटता का प्रदर्शन कर रहा है भारत का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल। आज से 2 दिन के अमेरिकी दौरे पर विदेश सचिव विक्रम मिस्री। अमेरिकी प्रशासन से सैन्य सहयोग, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में होगी बात। मुंबई में मानसून की बारिश ने तोड़े पिछले कई साल के रिकॉर्ड। आज भी महाराष्ट्र समेत दक्षिण के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। और खेल की खबरों में जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में तेजस्विनी ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता स्वर्ण। 3 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा भारत। और आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे का आज उनका दूसरा दिन है और अंतिम। आज सुबह गांधीनगर में करीब 11 बजे प्रधानमंत्री गुजरात शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ के भव्य समारोह में हिस्सा लेंगे और शहरी विकास वर्ष 2025 का शुभारंभ भी करेंगे। इस अवसर पर वो जनसमूह को संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री गुजरात की शहरी विकास योजना और राज्य स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वो शहरी विकास, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति से संबंधित कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री MY के तहत 22,000 से अधिक आवास इकाइयां जो हैं उन्हें समर्पित करेंगे। साथ ही वो स्वर्णिम जयंती मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गुजरात में शहरी स्थानीय निकायों को 3,300 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी करेंगे। गुजरात में शहरी विकास वर्ष 2005 तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल थी। इसका उद्देश्य योजनाबद्ध बुनियादी ढांचे, बेहतर शासन, शहरी निवासियों के लिए बेहतर जीवन स्तर के माध्यम से गुजरात के शहरी परिदृश्य का कायाकल्प करना था। और इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद में लोगों ने बेहद गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री जब रोड शो के लिए निकले तो लोग हाथ में तिरंगा लिए नारे लगा रहे थे। प्रधानमंत्री ने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। अहमदाबाद में एयरपोर्ट आइकॉनिक रोड पर आयोजित इस भव्य रोड शो में मां भारती के जय घोष के साथ अहमदाबाद वासियों ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए भारतीय सेना और गुजरात के सपूत प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया। कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर पहुंचा। सिंगापुर में प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के मंत्रियों, संसद सदस्यों, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सहमति और सामूहिक संकल्प से अवगत करवाएगा। इससे पहले ये दल दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल से सिंगापुर के लिए रवाना हुआ। दक्षिण कोरिया में दल ने सभी प्रकार के आतंकवाद के विरुद्ध शून्य सहनशीलता के भारत के सिद्धांतबद्ध और दृढ़तापूर्वक रुख को व्यक्त किया है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर रहा है। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय के साथ संवाद किया।
प्रतिनिधिमंडल ने इससे पहले कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की विदेश मंत्री थेरेसा काइकवाम्बा वैगनर्स के साथ बैठक की और इस दौरान भारतीय डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। बैठक के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। इस बीच विदेश मंत्री थेरेसा ने आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन दोहराया। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हमारा अलग अलग शिष्टमंडल अलग अलग देशों में पहुंच रहा है। इससे पहले हमने संयुक्त अरब अमीरात के सभी गणमान्य व्यक्तियों और मंत्रियों से मुलाकात की और भारत को वहां से अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। कांगो, इसके पहले हम यूएई में थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देश में पहुंच रहे हैं। इसके पहले हम यूएई के सभी डिग्निटरीज को, मिनिस्टर्स को, सरकार को वहाँ पर मिले और एक अच्छा रिस्पांस भारत को वहाँ पर मिला है। और जो हमारा मैसेज है ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, उसको भी अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करने का काम यूएई ने किया है। पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड उन्होंने किया है। भारत के साथ खड़ा रहने का उन्होंने हमेशा इतने सालों तक भारत के साथ ही, आगे भी भारत के साथ वो जोरों से खड़े रहेंगे। वहीं भाजपा सांसद एस आलूवालिया ने कहा कि इस कठिन घड़ी में डीआरसी भारत के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है और हम भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जब 1962 में सबसे पहला मिशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का भारत में खुला, दिल्ली में, और हम पिछले दिनों में, पिछले दशकों में भी हम इनके साथ खड़े थे, आज भी साथ खड़े हैं। और यही कारण है जब हम अपनी बात रख रहे हैं तो ये लोग भी हमें वचनबद्ध होकर कह रहे हैं कि हम आपके साथ भी कल भी थे, आज भी हैं, परसों भी रहेंगे। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद समीक भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान विल नेवर चेंज देयर माइंडसेट। किसी को मारने का पहले धर्म पूछ कर उसको मारने का उद्देश्य एक ही था, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की खेमे पे बढ़ जाए और एक दंगा भड़क जाए। लेकिन भारत की जागरूक जनता उसको नाकार कर दिया। सिंदूर का कीमत पाकिस्तान चुकाया है। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाले सर्वदलीय शिष्टमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं और उनकी प्रगति चाहते हैं। We respect our neighbors. We want their progress. But at the same time, we cannot afford ruthlessly killing of our innocent citizens. अगर उधर से गोली आएगी तो हम गोला फेंकेंगे। कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होगा, विल टेक इट एज ए एक्ट ऑफ वॉर। ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में गुयाना गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। और डीएम के सांसद कनिमोई के अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने स्लोवेनिया के जुबिलजाना में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की है। इससे पहले प्रतिनिधिमंडल ने जुबिलजाना में स्लोवेनिया के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्रालय के महासचिव बारबरा जोवोकेल्स के साथ बैठक की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री आज अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान मिस्री वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। विदेश सचिव की ये यात्रा बीती फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद अगली कड़ी है। उस यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने मिलकर भारत अमेरिका कॉम्पैक्ट पहल की शुरुआत की थी, जो 21वीं सदी में द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रपति भवन में आज शाम पद्म पुरस्कारों के वितरण के दूसरे चरण का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म पुरस्कारों के जो विजेता हैं उन्हें सम्मानित करेगी। आज 68 पद्म विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस साल पद्म पुरस्कारों के लिए 139 व्यक्तियों का चयन किया गया था। पुरस्कार वितरण समारोह 2 चरणों में आयोजित
किया जा रहा है। पहले चरण में बीती 28 अप्रैल को 71 विभूतियों को सम्मानित किया गया था। बाकी बचे हुए 68 पद्म विजेताओं को आज दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल 18 कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया। कला उत्सव में शामिल 18 कलाकारों में से 12 कलाकार बिहार की मधुबनी चित्रकारी के लिए, जबकि 6 कलाकार मध्य प्रदेश के गोंड कला के लिए सम्मानित किए गए। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर ये कलाकार उत्साहित दिखे और इस पर खास बात की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आइए आपको सुनवाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल 18 कलाकारों को सम्मानित किया। नंद कुथिया श्याम हमारे साथ हैं। हम गोंड पेंटिंग बनाते हैं। हमारी परंपरा जो हमारे देवता देवी होते हैं, परंपरा हमारी पेंटिंग नहीं है। हमारी पेंटिंग शुरुआत हमारे पति ने किया है। और हम गांव के कल्चर जो होते, हम पहले कैसे रहते थे गांव में, कैसे हम गाय बैलों से गहाई करके अनाज को घर में लेके आते थे, हमारे रहन है सहन है, कैसे महुआ के पेड़ रहते थे, महुआ के फूल को हम देवी देवता के हम पूजा करते हैं, तो उसके महुआ के पेड़ के फूल के हम एक वो बनाते हैं, दारू बनाते हैं, उसको चढ़ाते हैं। इसलिए हम महुआ के पेड़ को भी बहुत इज्जत और उसके हम उनके हमारे पेंटिंग में हम दिखाते हैं। दिलीप श्याम को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया। मैं गोंड चित्रकार हूँ। मेरे जो गुरु हैं स्वर्गीय जनगण सिंह श्याम में जो मेरे चाचा हैं, उनसे मैंने सीखा है और मुझे काम करते हुए अभी 30 साल हो गए हैं। तो मैं जो यहाँ पे आया हूँ राष्ट्रपति भवन में, तो मुझे आने के बाद यहाँ पे पेंटिंग बनाने के बोले तो बहुत अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे जो सारे चीज़ देखने को मिला और पेंटिंग भी बनाए। तो हमारे जो आर्ट है उसमें हम लोग हमारी संस्कृति, हमारे जो रीति रिवाज हैं, हम लोग कैसे देवी देवताओं से कैसे उनकी पूजा करते हैं और फिर हमारा जो कल्चर है वो सारा कुछ हम अपने पेंटिंग में दिखाते हैं। आज जो मुझे राष्ट्रपति जी ने सम्मानित किया, मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुश हूँ मैं। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में कई सारे गांव हैं जिसको मिथिला से जाना जाता है। ये पेंटिंग वहीं से है। हम लोग यहाँ आए हैं। मधुबनी पेंटिंग में मेन थीम होता है कोबर का। वही कोबर का थीम लेकर के हम लोग 10 लोग इतना बड़ा पेंटिंग बनाए हैं। 36 मीटर है। राष्ट्रपति से पुरस्कार पाकर ये 18 कलाकार काफ़ी उत्साहित नजर आए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। बूथ लेवल अधिकारियों पर्यवेक्षकों के 7वें बैच का प्रशिक्षण नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट से शुरू हुआ। इस मौके पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के बीएलओ पर्यवेक्षकों, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों सहित प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित किया। कुल 353 जमीनी स्तर के चुनाव अधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश से 101, उत्तराखंड से 82, राजस्थान से 83 और हिमाचल प्रदेश से 84 अधिकारी शामिल हैं। इससे पहले पिछले 2 महीनों में ईसीआई द्वारा नई दिल्ली में 3,350 से अधिक क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों समेत कल मानसून मध्य महाराष्ट्र पहुंचा, जिसके बाद राज्य के कई इलाकों में आसमान से आफत की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश की संभावना जताते हुए मध्य महाराष्ट्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया। मानसून आने से महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई शहरों में गरज, तेज हवाओं के साथ जमकर मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के कारण आर्थिक राजधानी मुंबई पूरी तरह ठप पड़ गई। सड़कों पर पानी भरने से यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ हवाएं इतनी तेज थीं कि सड़कों पर कई जगह पेड़ भी गिर गए। प्रतिकूल मौसम को देखते हुए जो यहाँ था वहीं थम गया। मौसमविदों का मानना है कि मुंबई में मई के महीने में कई साल बाद इतनी बारिश हुई। इस बीच गुजरात के सूरत में भी रात में गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है। आत्मनिर्भर भारत के तहत देशी विकसित उच्च रेजोल्यूशन ग्लोबल फोरकास्ट मॉडल को लॉन्च किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मौसम पूर्व अनुमान प्रणाली भारत फोरकास्ट सिस्टम को लॉन्च किया। भारत फोरकास्ट सिस्टम मूलतः एक न्यूमेरिकल वेदर प्रिडिक्शन मॉडल है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की जो तकनीक है उसको समावेशित किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी द्वारा विकसित किए गए भारत फोरकास्ट सिस्टम का रेजोल्यूशन 6 किलोमीटर का होगा, जो पहले इस्तेमाल हो रहे 12 किलोमीटर के ग्लोबल फोरकास्ट सिस्टम से काफ़ी बेहतर है। देखिए रिपोर्ट। अब हमारा जो फोरकास्टिंग सिस्टम है वो स्टेट ऑफ द आर्ट होता जा रहा है। हमारे कुछ एक शहर है जहां हमारा मॉनसून फोरकास्ट का सिस्टम बहुत ही उम्दा बन चुका है, जैसे मुंबई में, चेन्नई में।
हमारी जो परख है, हमारा जो लिटमस टेस्ट है, वो है कि नागरिक को किस हद तक हमारे ऊपर विश्वास है। क्यों हमने वो भी ज़माना देखा कि रेडियो में जब मौसम का हाल बोला जाता था तो लोग उसका व्यंग करते थे, उसका मजाक करते थे, वो कहते थे अगर ये कह रहे हैं कि बारिश होगी तो मान लीजिए कि धूप होगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि मुंबई जैसे शहर में बरसात के दिनों में छतरी ले जाने से पहले आम नागरिक अपनी मोबाइल पर ऐप पर देखता है कि कितने घंटे बारिश रहेगी, कब रुकेगी। ये हमारी परख है, यही हमारा मापदंड है और उसी पर हम पूरा उतर करके सन 2047 के भारत को निर्माण करने में अपना योगदान है। और मेक इन इंडिया के तहत भारत में आज पूर्व अनुमान प्रणाली को लॉन्च किया गया और इस अत्याधुनिक प्रणाली के तहत आप 6 किलोमीटर की रेजोल्यूशन में मौसम का सटीक पूर्व अनुमान जारी कर सकते हैं, जो कि पहले 12 किलोमीटर की रेजोल्यूशन में हम संभावित पूर्व अनुमान दे पाते थे। इस कदम के साथ भारत विश्व के चुनिंदा देशों में शुमार हो गया जो इतने हाई रेजोल्यूशन पर न्यूमेरिकल मॉडल का ऑपरेशनल सिस्टम चला रहा है। इस मॉडल को IITNS के लघु आवास मध्यम अवधि पूर्व अनुमान ग्रुप के वैज्ञानिकों ने विकसित किया। भारत फोरकास्ट सिस्टम को डेवलप करने वाला जो है उसमें वैज्ञानिकों से खास बात की है हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने। आइए आपको सुनवाते हैं। भारत ने आज मौसम फोरकास्ट को लेकर ऐसे सिस्टम को लॉन्च किया है जिससे मौसम का पूर्वानुमान न सिर्फ सटीक होगा बल्कि बहुत पहले होगा। हमारे साथ वो साइंटिस्टों की टीम है जिन्होंने इस पूरे सिस्टम पर काम किया। पूरा जो सिस्टम डेवलप करने में कितना समय लगा, किस तरह से इसकी प्लानिंग थी और आज का स्टेटस क्या है? शुरुआत हमने कुछ मॉडल्स अडॉप्ट करके की और धीरे धीरे उसको अपग्रेड करते करते एकदम आज जो मॉडल है ये कम्प्लीटली इंडियन मॉडल है। इस मॉडल की शुरुआत करीब 2017 से शुरू किया था, जो शुरुआत का काम था। तो उसके एक टेस्टिंग करके उसके परीक्षण करके आज इस स्टेज पे आया है कि वो ऑपरेशनली रन करने लायक है। 12 किलोमीटर से 6 किलोमीटर की रेंज में आप 2 घंटे में फोरकास्ट कर रहे हैं, वो पूरी टेक्निक के बारे में हम समझाएं। देखिए, 12 किलोमीटर से 6 किलोमीटर अगर आप करना चाहते हैं तो आप एक लाइन कोड में चेंज करके भी कर सकते हैं। यह ग्रिड का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एडवांटेज ये है कि जैसे जैसे आप ट्रॉपिक्स से पोल की तरफ जाते हैं, जैसे विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे रिजोल्यूशन जो है वो आपका कोर्स होता चला जाएगा। तो हम लोग चूंकि ट्रॉपिक्स में है तो हम लोगों को ज्यादा रिजोल्यूशन मिल रहा है और एक्स्ट्रा ट्रॉपिक्स में है जो कम रिजोल्यूशन मिल रहा है। तो रडार तक लेके जाने की बात है इस टेक्निक में, वो मैं समझना चाहूंगा सर। These radars, whatever they are installing, that will be giving the real-time forecast, like nowcasting and all, which goes into the initial conditions of these models. And the advantage of that model is recently we got the HPC, where it runs around 900 teraflops at a time for 3 to 4 hours. इसके अलावा सर और क्या स्पेशलिटी है इस पूरे सिस्टम? जो एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट वो बढ़ रहा है इंडिया के ऊपर, तो वो जो इवेंट्स है वो ये जो मॉडल है TCO मॉडल जो भारत फोरकास्ट सिस्टम, उसमें वो काफी अच्छे से वो सब मतलब रिजल्व कर पा रहा है। दुनिया के उन देशों में भारत शुमार हो गया जो पूर्वानुमान पहले से प्रेडिक्ट करेगा और एक रिसर्च के तौर पर भी जो डेटा है वो दुनिया के सामने होगा। जी, ऑपरेशनल सेंटर जो पूरे दुनिया में है उसमें IMD इंडिया बिकम्स द फर्स्ट कंट्री जो एक 6 किलोमीटर मॉडल चलाएगा। अभी तक कोई भी ऑपरेशनल सेंटर 6 किलोमीटर पे नहीं चलाता है, तो ये एक बहुत ही बड़ा उपलब्धि है हमारे लिए। भारत दुनिया के उन अग्रणी देशों में शुमार हो गया है जो कम समय में बेहतर फोरकास्ट मौसम का करेगा। कुल मिलाकर कहें तो आज भारत का डंका विश्व में मौसम विभाग के पूर्वानुमानों के लिए भी जाना जाएगा। कैमरामैन विश्वबंधु के साथ अमरेंद्र गुप्ता, DD न्यूज, दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल ने लाइबेरियाई कंटेनर पोर्ट MV MSC एल्सा 3 के डूबने के बाद बचाव अभियान शुरू किया। रविवार को केरल के अलापुझा के पास एक लाइबेरियाई कंटेनर पोर्ट MSC एल्सा 3 डूब गया। पोर्ट के डूबने के कुछ ही घंटों के भीतर ICG निगरानी विमान ने साइट पर तेल के रिसाव का पता लगाया। वहीं प्रदूषण प्रतिक्रिया विन्यास से पहले ही तैनात ICG जहाज सक्षम को तुरंत तैनात किया गया। एक ICG डॉनियर विमान ने हवाई आकलन किया और प्रभावित क्षेत्र में तेल रिसाव फैलने वाले पदार्थ को फैलाया। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी गुजरने वाले जहाज़ों को डाइवर्ट कर दिया गया। नाविकों को तैरते हुए मलबे और संभावित नेविगेशन खतरों के कारण सावधानी से नेविगेट करने की चेतावनी दी गई। ICG ने केरल राज्य प्रशासन को तटरेखा की सफाई के लिए तैयार रहने और स्थानीय समुदायों को सचेत करने की सलाह दी। वो तट पर आने वाले किसी भी माल या मलबे को ना छुएं।
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप देखते रहिए DD न्यूज़। क्या होता है बेटा? प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। ब्रेक के बाद का स्वागत। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 2 दिवसीय पंचायती विकास सूचकांक संस्करण 2.0 पर राष्ट्रीय लेखशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने किया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र, समावेशी और सतत विकास के लिए डेटा आधारित निगरानी और योजना के लिए क्षमता निर्माण करना है। पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 आज लॉन्च किया जा रहा है। इससे हर ग्राम पंचायत देख पाएगी कि वो बाकी ग्राम पंचायतों की अपेक्षा किस स्थिति में है और उसको कितनी दूर जाने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है, विकसित भारत, विकसित ग्राम, विकसित पंचायत के बिना संभव नहीं है। इसी दिशा में ये हमारा एक पहल है, जिससे कि हम कमज़ोर ग्राम पंचायतों पर ध्यान केंद्रित कर पाएँ, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण किया जाए, जिससे कि पूरे देश का विकास हो। इसी लक्ष्य से 247 के विकसित भारत के लक्ष्य से ही ये सूचकांक जारी किया जा रहा है। देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट के सामने आने पर ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल ने कहा कि सावधानी बरतें और इस पर घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि लोगों को कोविड-19 के इस नए वेरिएंट के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, हमें बस सतर्क रहने की ज़रूरत है और सरकार के साथ साथ सभी एजेंसियाँ कोरोना नियंत्रण और इसके बचाव के सभी कार्यों पर नज़र बनाए हुए हैं। कोविड के केसेस हैं वो तो सबको ज्ञात है कि थोड़ा केसेस में इंक्रीज़ हुआ है। पहले साउथ इंडिया से, वेस्ट इंडिया से और अब नदर्न इंडिया से भी कुछ केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। वी आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन वेरी क्लोजली। द हेल्थ सेक्रेटरी टुक ए मीटिंग येस्टरडे विच वाज आल्सो अटेंडेड बाय DGHS एंड मी, और हम लोगों ने सारी सिचुएशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया और करते रहेंगे। अब जहाँ तक सवाल है कि कौन सा वेरिएंट है जो कर रहा है, उनमें भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही नया वेरिएंट है, ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो वेस्ट और साउथ इंडिया के हमने अभी तक सीक्वेंस किए हैं, उनमें 3 सीक्वेंसिंग जो हैं, 3 सीक्वेंसेस, 3 सब वेरिएंट ज़्यादा हैं, वो सभी ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सब इंस्पेक्टर गीता समोता दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली CISF कर्मी बन गई। गीता समोता 19 मई को 2025 की अगर बात करें तो 8,849 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस शिखर पर पहुंची। ये उपलब्धि भारतीय महिलाओं और CISF के लिए एक मील का पत्थर है। गीता समोता की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई उनके 7 शिखर के सपने की परिणति थी, जिसे उन्होंने 2019 में शुरू किया। 2021 और 2022 के बीच उन्होंने इस चुनौती के हिस्से के रूप में 4 प्रमुख चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। ये उपलब्धि हासिल करने वाली सबसे तेज़ भारतीय महिला होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। गीता समोता के इस महान उपलब्धि पर उनसे खास बात की है हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला ने।
सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और ये हौसलों की उड़ान हमारी परी हमारे सामने है, CISF को रिप्रेजेंट करती हैं। कितना बड़ा टास्क था और जिसको आपने क्लाइंब किया, और कितना बड़ा प्राउड मोमेंट है कि पहली महिला आप बनी है CISF की वहाँ तक पहुँचने वाली। जी, थैंक यू सो मच। ये अपने आप में एक बहुत ही गौरव का पल है कि CISF के इतिहास में पहली बार CISF का ध्वज विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जो लोग सिर्फ सोचते ही हैं, वहाँ पे गया है। तो बहुत ही गौरव का पल है ये हमारे लिए। पहले अगर कुछ नाम जोड़ा जाए जो आप कह रही हैं, बिछेंद्री पाल से ले करके और तमाम महिलाएं उसमें आई, और उस फहरिस्त में आपका भी नाम है। आगे की जो उड़ान होगी उसको कैसे देखेंगे, आगे के लिए जो टास्क होंगे उनको कैसे पूरा करेंगे? पहले रिसोर्सेज बहुत कम थे। मुझे लगता है बिछेंद्री पाल मैडम के टाइम पे उन्होंने तो बहुत ही स्ट्रगल किया होगा, क्योंकि आज तो हमारे पास इक्विपमेंट्स भी बहुत ही एडवांस हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनके टाइम पे तो बहुत टफ रहा होगा। और आगे की उड़ान के बारे में है कि जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो मौका मिलेगा, जो टास्क दिया जाएगा, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अपने पूरे डेडिकेशन के साथ मैं करूँ। आपकी सक्सेस के बाद एक पूरी यूनिट यहाँ पर इन्फॉर्म हो रही है और बनाई जा रही है। शायद उन लोगों के लिए भी एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी, आपके ही सुपरविजन में, ऑब्जर्वेशन में वो लोग आगे जाएंगे। 2026 में CISF अपना एक पूरा टीम एवरेस्ट भेजने की बात कर रहा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली ये बहुत ही गौरव का पल होगा। और मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि 2026 में हम फिर से CISF का झंडा विश्व की सबसे ऊंची चोटी पे लहराएंगे। और उसके लिए हमें जो भी ज़रूरी ट्रेनिंग होगी वो सारा, हम अभी काफ़ी टाइम है हमारे पास, पूरा साल भर का टाइम है, तो हम लोग पूरे अच्छे से करेंगे। आपने एक नई यहाँ पर एक मिसाल पेश की है कि अब माउंट एवरेस्ट चढ़ना बिल्कुल आसान हो गया, जैसा आपने कहा कि कितनी बड़ी चोटी है अगर आपके पहले से बेटर हो गया, क्योंकि पहले तो बिना इक्विपमेंट्स के, और इक्विपमेंट्स इतने ज़्यादा लाइक एडवांस नहीं होते थे, आजकल तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और CISF में तो लड़कियाँ पहले ही बहुत आगे है। CISF में हमारी एक अलग से यूनिट है जो कि अभी फॉर्म की जा रही है सिर्फ वुमेन के लिए, तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है CISF में। कैमरामैन आलोक के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। आगे आप देख सकते हैं नया सवेरा, मेरी सभी शेरा निगार के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।